हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे। सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पर चर्चा करेंगे हम लोग, जिसे हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट या श्रेणी अनुनादीय परिपथ। लास्ट की वीडियो में हम लोग एक नॉर्मल सीरीज सर्किट को देखा था, जिसमें यहाँ पे आरएलसी सीरीज में लगे हुए थे, और उसके बाद हमने उस सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट किया था और इसके फेज़ डिफरेंस पर चर्चा किया था कि व्हाट विल बी द फेज़ डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फिर हमने पावर फैक्टर को देखा था, और हमने यहाँ पे 3 केसेस पर चर्चा किया था कि जब सीरीज़ आरएलसी सर्किट में अगर 3 केसेस हो सकते हैं कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा हो जाए, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा हो जाए, और तीसरा केस था जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए या नेट रिएक्टेंस 0 हो जाए। तो उस केस में जो सर्किट का व्यवहार होता है वो रेजिस्टिव होता है, जिसे हम इस स्थिति को हम कहते हैं रेजोनेंस अनुनाद। तो ये जस्ट हमने एक ब्रीफ इंट्रो देखा था लास्ट के वीडियो में रेजोनेंस से रिलेटेड। अब हम इसमें उस पर रेजोनेंस सर्किट पर थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये सबसे पहले अगर हम रेजोनेंस की बात करें, अनुनाद की बात करें, तो जो अनुनाद है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये प्रोसेस जो होता है वो एसी सर्किट्स में होता है या रिएक्टिव सर्किट्स में होता है, जहाँ पे इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ सीरीज आरएलसी सर्किट में देखा था कि इसमें इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो इंडक्टर होगा तो उसका जो रिएक्टेंस होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और ये जो कैपेसिटर है उसका जो रिएक्टेंस है वो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, ठीक। तो रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, जिसके वजह से जो नेट रिएक्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। और इसकी वजह से जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, उस इम्पीडेंस का नेचर ये है, तो नेट रिएक्टेंस तो 0 हो गया, तो इम्पीडेंस का जो नेचर होगा वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, शुद्ध प्रतिरोधी व्यवहार हो जाएगा सर्किट का, ठीक। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी सर्किट में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से सर्किट का व्यवहार शुद्ध प्रतिरोधी हो जाता है या प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, और करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। अच्छा, जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में आ जाएंगे तो इनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब कि फाई का मान हो जाएगा 0। तो जब फाई का मान 0 हो जाएगा तो जो हम पावर फैक्टर निकालते हैं, पावर फैक्टर बराबर होता है कॉस फाई। तो कॉस फाई का मान रेजोनेंस की कंडीशन में 0 हो जाएगा, और कॉस फाई का मान रेजोनेंस के कंडीशन में हम लिखेंगे कॉस 0, क्योंकि फाई का मान 0 है, और कॉस 0 का मान होता कितना है, 1 होता है। तो इस तरह से रेजोनेंस की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो होती है वो 2 तरह की होती है, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों सीरीज में लगे होते हैं, और पैरेलल में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक। तो पहले सीरीज रेजोनेंस पे फोकस करते हैं हम लोग। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट हमने देखा, तो इसके अगर फेजर डायग्राम की बात करें तो इसके फेजर डायग्राम में देखिए रेजोनेंस की कंडीशन पे, अनुनाद की कंडीशन पे क्या होगा, ये ओवरऑल फेजर डायग्राम बनाया गया है। तो ये हमारा जो करंट का डायरेक्शन है, और रेजोनेंस के कंडीशन पे जैसा कि हमने देखा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब हो गया एक्सएल। तो एक्सएल में अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वीएल आ जाएगा, जो कि सिर्फ अगर वीएल की बात करें तो वो करंट के 90 डिग्री लीड करेगा, और अगर वीसी की बात करें तो वो
करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। और रेजोनेंस की कंडीशन पे ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो इनका जो नेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो सर्किट का नेचर है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, और प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो Vs जो है हमारा Vs वोल्टेज जो है नेट वोल्टेज वो Vs बराबर हो गया IR के, क्योंकि सर्किट का नेचर प्योरली रेजिस्टिव इसलिए सिर्फ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा VR के, ठीक। यहाँ पे VL और VC एक दूसरे के को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये तो एक रेजोनेंस का क्या होता है ये हमने समझा कि व्हाट इज़ रेजोनेंस कंडीशन, इनका इसका फेजर डायग्राम देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी सीरीज RLC सर्किट में नेट नेट इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है, अगर इसको हम लोग जे ऑपरेटर के टर्म में लिखें, ठीक है, तो इसके कैसे लिख सकते हैं? Z इक्वल टू R प्लस जे एक्स, जैसे बेसिकली जो है हम रेजोनेंस को ऐसे ये हमारी होगी RLC सर्किट, ठीक। तो इसमें हम जो इम्पीडेंस लिखते हैं वो लिखते हैं R प्लस जे इंटू एक्स, मतलब ये रेजिस्टिव पार्ट ये हो गया R, और ये जो रिएक्टेंस वाला जो पार्ट है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्स बराबर यहाँ पे हमने क्या माना है? एक्सएल, यहाँ पे भी एक्सएल मतलब एक्स बराबर बेसिकली एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस होता है, डिफरेंस, ठीक। यहाँ पे हमें इसको माइनस से दिखा रहे हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया है, जेड बराबर आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। और एक्सएल माइनस एक्ससी क्या है? एक्स है जो कि नेट रिएक्टेंस है सर्किट का, ठीक। तो अब देखिए ये तो मतलब हमारी जेड की ये एक कॉम्प्लेक्स नोटेशन हो गया इसका। अब अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, जेड के मैग्नीट्यूड की, जो जेड का मैग्नीट्यूड कितना है और जेड का फेज कितना होगा, अगर हम दोनों इस इक्वेशन से दोनों को अलग अलग लिखें तो कैसे लिखते हैं? अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस जे इंटू वाई, तो उसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है इसको अगर हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, आर और थीटा के फॉर्म में, तो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसको हम ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लिखते हैं, और थीटा बराबर हो जाता है हमारा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा सर्किट की प्रतिबाधा है जेड, उसका मैग्नीट्यूड और फेज अलग अलग यहाँ पे लिखा गया है। देखिए जेड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है? एक्स है एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक। इसको अगर हम एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी बराबर होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, या ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो अगर हम इन सारे मान को यहाँ पे लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जेड का फेज क्या हो जाएगा? पाई बराबर होता है tan इनवर्स ये वाला पार्ट जो जे के साथ लगा हुआ है, तो एक्सएल माइनस एक्सी, और ये रियल पार्ट आर अपॉन आर, तो हो जाएगा जेड का फेज क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या tan इनवर्स 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी अपॉन आर। मतलब ये तो नॉर्मल RLC का इम्पीडेंस है। अगर अब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो रेजोनेंस के कंडीशन में हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। वही बात फिर से यहाँ पे एक बार और, जैसे इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में समझ लिया जो हमने पहले चर्चा किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा, जेड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आर हो जाएगा। ये हम यहाँ पे इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया, तो बराबर रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो हो जाएगा फिर तो सिर्फ जेड बराबर आर आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर इसके एंगल की बात करें तो एंगल कैसे कितना आएगा? फाई बराबर क्या आएगा? फाई बराबर आएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका माइनस जीरो आएगा, 0 अपन आर। तो tan इनवर्स 0 अपन आर एंगल आएगा जो कि किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेज जो आ रहा है वो 0 आ रहा है,
ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, हमने लिख दिया है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल तथा एक्सी का मान जो है वो तुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है, तथा इस आवृत्ति पर जेड का मान न्यूनतम होता है जो कि रेजिस्टेंस के तुल्य होता है। ये तो हमने देखा ही है कि जो जेड का मान है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो जेड का मान है वो न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक टर्म आया है, अनुनादी आवृत्ति। तो ये अनुनादी आवृत्ति कौन सी आवृत्ति है? फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है अनुनादी आवृत्ति उसे कहते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का नेट रिएक्टेंस, उसका नेट जो प्रतिघात है वो शून्य हो जाता है। तो उस आवृत्ति को, जिस आवृत्ति पर यह स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या अनुनादीय आवृत्ति। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो मान लीजिए हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमने एफ से डिनोट किया, यहाँ पे आर जो सफिक्स में है वो रेजोनेंस कंडीशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ पर क्या होगा? एक्सएल बराबर एक्सी हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बराबर 2πfl, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा c बराबर 1/2πfc। इन दोनों मानों को हमने यहाँ पे बराबर इक्वेट कर दिया, और f को हमने fr से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये जो fr है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो fr² बराबर हो जाएगा 1/4π²Lc। इस तरह से जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान है fr, हर्ट्ज में हमारा आ जाएगा 1/2π√Lc, और रेडियन में ये मान कितना आ जाएगा? 1/√Lc। ये क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा और जो फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो ओमेगा = 1/2πf, तो यहाँ से ओमेगा आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√Lc। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ा तो उसको एक सीरीज़ रेजोनेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके टर्म में थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं सीरीज रेजोनेंस की। ठीक, तो देखिए, तो क्या क्या बातें निकल के आई? ये बात निकल के आई कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, और जो इम्पीडेंस होता है प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। कॉस फाई का मान जो होता है 1 आता है, क्योंकि फाई का मान 0 है, मतलब पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो जो रेजोनेंस की कंडीशन पर जो सर्किट का बिहेवियर है वो प्योरली रेजिस्टिव है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, जो कर्व प्लॉट किया गया है, तो इसे हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट का फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस कर्व। तो यहाँ पे देखिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है FR, यहाँ पे इस कर्व को ध्यान से देखिए तो मिनिमम वैल्यू है इम्पीडेंस का, जिसे R से रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका यही हमने पढ़ा भी है पहले, कि देखा भी है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट होता है वो उसका नेचर प्योरली रेजिस्टिव होता है, और वो जो मान है इम्पीडेंस का रेजिस्टेंस के टर्म में वो मिनिमम वैल्यू है, वो न्यूनतम मान है। हम देख भी सकते हैं इस ग्राफ में। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस पर देख लिया जाए कि अगर FR से थोड़ा पहले की फ्रीक्वेंसी हो तब कैसा नेचर होगा सर्किट का, और FR के बाद की फ्रीक्वेंसी हो, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा नेचर सर्किट का। ठीक है, तो देखिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे अगर सर्किट की अगर हमारे ये सर्किट का अगर इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी मान ले, मतलब कोई इधर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में क्या होगा, सर्किट का नेचर कैसा होगा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर्किट का नेचर या तो इंडक्टिव है तो कैपेसिटिव। क्या होगा? देखिए, जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो ओमेगा एल होता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो ओमेगा सी होता है। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब किसका मान बड़ा होगा? ओमेगा एल का मान बड़ा होगा, ये एक्सएल का मान बड़ा होगा, या एक्सी का मान बड़ा होगा? किसका मान बड़ा होगा? तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी है यानी ओमेगा एफ, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। इसका मतलब जो ये ओमेगा एल विल बी ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, मतलब एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी।
एट द फ्रीक्वेंसी इज़ हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अधिक है, उस केस में एक्सेल एक्सिस से बड़ा होगा और इसलिए जो सर्किट का बिहेवियर है वो इंडक्टिव होगा या प्रेरकीय होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी, हम उन फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटी हैं, इन फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर फ्रीक्वेंसीज़ का छोटी हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तो उस केस में जो हमारा एक्ससी होगा वो एक्सएल से ज़्यादा होगा, एक्ससी जो होगा वो एक्सएल से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो इधर ये जो फ्रीक्वेंसीज फॉर फ्रीक्वेंसीज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। ठीक, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। आगे हमारे भी जब हम बैंडविड्थ वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे ये बातें काम आएंगी। तो इसको ध्यान में रखना है हमें कि जो क्या ध्यान में रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव हो जाएगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जो सर्किट का बिहेवियर है वो कैपेसिटिव हो जाएगा। और अगर सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बात करें तो सर्किट का बिहेवियर रेजिस्टिव होगा। ठीक है, तो उसके बाद और क्या क्या इसकी समरी है, क्या क्या विशेषताएं हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए। पहला पॉइंट देखिए, हम अभी जो हमने बात किया है वो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा है। ठीक है, इसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसे यदि वोल्टेज सोर्स की आवृत्ति एफआर से अधिक है तो एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी और सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव होगा। और अगर वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफआर से कम है तो एक्ससी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल और सर्किट का बिहेवियर कैपेसिटिव होगा। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए। और एक्सएल एक्ससी जब बड़ा है एक दूसरे के एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर है, उसके इसमें सर्किट होगा प्योरली रेजिस्टिव होगा। और अनुनाद की स्थिति में वी एल बराबर वी सी हमने ऑलरेडी देख लिया है, इस पर चर्चा कर लिया है। और ये भी चर्चा कर लिया कि अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो रेजिस्टिव होगा और वो मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब बताइए जब सर्किट में जो इम्पीडेंस है जब मिनिमम है रेजोनेंस की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में करंट क्या होगा? उस कंडीशन में करंट जाहिर सी बात है मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्राफ बनाया है, कर्व बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी एट सीरीज रेजोनेंस पे जो कर्व बनाया है उसमें हम देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का मान है वो मैक्सिमम है। ठीक, और फाइनली जो हमने देखा कि कॉस फाई का मान 1 होता है और करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में होती है। तो ये इसकी कुछ हमारी सीरीज रेजोनेंस की विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो हमारा विशेषताएं कंप्लीट हो गई। ठीक, इसके बाद हमें जो कुछ टॉपिक्स इसमें हैं, अभी हमने सिर्फ इसका कुछ विशेषताएं देखा है। इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि हमें अभी आगे बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है, क्वालिटी फैक्टर देखना है सीरीज रेजोनेंट सर्किट का। तो ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।